सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इधर 2-3 दिन लाइव क्लास चलाए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों के कारण लाइव क्लास नहीं चल पाया। 8:30 पौने 9 बज जाता है खाली होने में, और 9 बजे हम समय देते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इधर कुछ दिन हम पहले कुछ टॉपिक का वीडियो आप लोगों को दे देते हैं, जिससे कि आप लोग अध्ययन करें। जब थोड़ी अच्छी तैयारी आप लोग ट्रैक पर आ जाएं, अच्छी तैयारी हो जाए, तब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि लाइव क्लास शुरू करें, ताकि डिस्कशन करने लायक माहौल बन जाए। तो चलिए आज हम टॉपिक समास शुरू कर रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं बहुत कम समय में एकदम बेहतर तरीके से पूरे समास को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, समास है क्या, पहले तो हमें ये जानना है। तो समास दो या दो से अधिक पदों का मेल, संक्षिप्त, यानी जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर के एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो वह समास कहलाता है। समास के 3 नाम, यानी समास 3 नामों से जाना जाता है। एक तो समास है ही, दूसरा समस्त पद, तीसरा सामासिक पद। तो अगर किसी तरह का कोई भी शब्द तीनों में से दिखाई दे, इसका मतलब यह संक्षिप्त रूप है। तो समास संक्षिप्त रूप है, विग्रह उसका विस्तृत रूप है। तो लेकिन जबकि कहा जाता है कि समास का विलोम व्यास होता है, और ऐसे देखा जाए तो समास विग्रह संधि विच्छेद इस तरह चलता है। लेकिन यहाँ इस तरह का मामला नहीं है कि समास का विलोम विग्रह, समास का विलोम व्यास। तो ध्यान रखेंगे, समास कुल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे पहचान करेंगे, मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, न बहुत लंबा परिभाषा और उदाहरण देंगे। बस हम इसे हल्का सा आपको हिंट देंगे, ट्रिक बताएंगे, पहचान कराएंगे, फास्ट एकदम आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान, यानी सभी समासों में कम से कम 2 पद दिखाई देंगे। विग्रह करते हैं तो हो सकता 2 पद भी हो, यानी 2, 3, 4, अधिक से अधिक भी हो सकता है, कम से कम, यानी कम से कम 2 पद दिखाई देंगे। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान, इसको प्रथम हो गया, प्रधान इसको जानेंगे। अब इसे ट्रिक कैसे जानेंगे? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो प्रथम पद होगा वह उपसर्ग होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसे उपसर्ग जो विशेषण का कार्य कर रहे हो, जैसे कु सु, अगर ऐसे उपसर्ग दिखाई दे तो वह इस श्रेणी में नहीं आएगा, अव्ययी भाव समास की श्रेणी में नहीं आएगा, वह तुरंत चला जाएगा कर्मधारय समास में। तो इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे आजन्म, जन्म के पहले आ लगा है, आजीवन आ लगा है, प्रतिदिन प्रति लगा है दिन में, ऐसे ही पहचान करेंगे। अनुशासन, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, इस तरह के अगर शब्द दिखाई दे, यथाशक्ति, यथासंभव, यानी पहले अव्यय हो, यानी जितने उपसर्ग होते हैं सभी अव्यय होते हैं। और इसलिए कहा गया कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इतना ध्यान से देखिएगा, इसी के आधार पर आप ट्रिक से पहचानिएगा, यानी प्रैक्टिस, किताब का प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। दूसरा है तत्पुरुष समास। पहले हम पूरा समास लिख दे रहे हैं, फिर एक एक ठो समझा रहे हैं। तत्पुरुष समास। और तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास। और 5वां है कर्मधारय समास। 6वां है बहुव्रीहि समास। ये 6 समास हैं। 6 समास का पहला आप लोग समझ गए हैं। दूसरा का नियम क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान। अब इसे ध्यान रखेंगे,
सभी सभी विभक्ति, यानी सभी विभक्ति मतलब विभक्ति से तात्पर्य प्रथमा द्वितीय तृतीय, लेकिन याद रखेंगे कर्ता और संबोधन को छोड़कर, संबोधन को छोड़कर, याद रखिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं, नोट्स अगर बनाना होगा तो बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। परिभाषा भी आप लोगों को क्लियर रहेगा। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद गौण हो तथा कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर सभी विभक्तियों में प्रयोग किया जाए, यानी तत्पुरुष समास 6 रूपों में काम करता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6। जिस कारक के चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, और जिस कारक का चिन्ह हो उसी कारक, जैसे कहते गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, यानी कर्म का चिन्ह है कर्म कारक। उसी तरह से जैसे कहते हैं माखन चोर, माखन को चुराने वाला, कर्म का चिन्ह है। उसी तरह से धनहीन, धन से हीन, से का चिन्ह है, तो इसे करण कारक। वैसे कहा जाए तो करण और अपादान दोनों होगा, लेकिन करण के लिए जैसे कहते हैं नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो हीनता 3 जगह, द्वितीय, तृतीय और पंचमी 3 जगह, लेकिन प्रायः हीन और बिना कर्म माने करण कारक में ही प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन दे तो उसमें देगा कि कौन नहीं है, तो माने कुल मिलाकर के आप करण कारक को प्रायः महत्व दीजिएगा, करण कारक के लिए ही पूछे जाते हैं। उसी तरह से कहते हैं जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय के लिए लगा है। जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अलग हो गया। राजभय, राजा से भय, यानी जहाँ डर हो, भय हो, वहाँ पंचमी विभक्ति होता है। उसी तरह से राजमहल, राजा का महल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध कारक है, संबंध तत्पुरुष समास है। ऐसे ही कहते हैं कार्य कुशल, कार्य में कुशल, अधिकरण तत्पुरुष, यानी जिस चिन्ह का प्रयोग हो उस कारक, यानी उसी कारक के नाम से तत्पुरुष समास चलता है, यानी कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जादू की तरह काम करेगा। इससे बेहतर कुछ भी कोई नहीं बता सकता जो ट्रिक मैं बता रहा हूं। और वैसे किताबों में तो सब कुछ है, लेकिन अगर किताब से जानकारी हो जाता तो किसी अध्यापक की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो अगला द्वंद्व समास को देख रहे हैं, तो इसमें होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। और ध्यान रखेंगे इसमें और का लोप रहता है, यानी जब समास रहेगा तो लोप रहेगा, विग्रह रहेगा तो और दिखाई देता रहेगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे तो एकदम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। इसमें प्रायः विलोमार्थी शब्द होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन कभी कभी विलोम न होकर के दोनों बराबर होते हैं, विलोम नहीं होते, लेकिन दोनों के स्थान में अंतर नहीं होता है। तो जैसे माता पिता, तो माता पिता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दिन रात दोनों विपरीत हैं, आकाश पाताल दोनों के विपरीत हैं। लेकिन अगर आ जाए राम लक्ष्मण, ये विपरीत नहीं है, राम कृष्ण ये विपरीत नहीं है, कृष्ण अर्जुन ये विपरीत नहीं, लेकिन दोनों पद की प्रधानता है। तो जहां और लगने की संभावना हो तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब बराबरी। अगर नहीं याद हो तो याद रखिएगा, द्वंद्व युद्ध होता है। तो द्वंद्व युद्ध किसका होता है? बराबर का। तो इसलिए इसको बराबरी वाला, जहां दोनों पद की बराबरी हो तो तुरंत समझ जाएगा कि इसका मतलब द्वंद्व समास है। और अगला है द्विगु समास। इसमें प्रथम पद संख्यावाचक, याद रखेंगे पहला पद संख्यावाचक होता है। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा संख्यावाचक जो दूसरे पद की संख्या, यानी दो पद होंगे, पहला संख्या, दूसरा कोई संज्ञा होगा, या कोई भी पद हो जिसकी संख्या पहला पद बताए। जैसे पंचवटी, यानी वट, वट माने बरगद, बरगद की संख्या कितना है? 5। तो वहां लेकिन लगाएंगे 5 वटों का समूह। विग्रह करेंगे तो समूह में बात करेंगे। चौराहा, 4 राहों का समूह, यानी जो समूह में हो और जिनकी संख्या हो। जैसे कहते हैं तिराहा, 3 राहों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। इस तरह का, जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। ऐसा अगर संख्या दिखाई दे लेकिन वह किसी व्यक्ति की विशेषता न प्रकट करे,
किसी व्यक्ति की विशेषता प्रकट करेगा संख्या होते हुए भी, तो वह बहुब्री समास। अभी इस पर चर्चा करते तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो, दूसरे पद की हो, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवग्रह, नवग्रहों का समूह, ऐसे आपको पहचानना है। अगला कर्मधारय समास है, तो इसमें प्रथम पद विशेषण होगा। विशेषण यानी जो किसी दूसरे पद की विशेषता प्रकट करे। ये दोनों मिलकर के दोनों के लक्षण दिखाई देंगे बहुब्री समास में, लेकिन ये दोनों का लक्षण दिखेगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, ये दोनों व्यक्तिवाचक नहीं होंगे, यह व्यक्तिगत पहचान कराएंगे किसी, यानी जिसकी चर्चा करेंगे, यानी जो पहला पद होगा वह विशेषण या संख्या दोनों में से एक। लेकिन जब विशेषण और संख्या मिल करके किसी तीसरे का अर्थ देते हैं तब तो बहुब्री होगा। लेकिन अलग अलग, जैसे कहते हैं नील कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता नीला, नील गगन, गगन की विशेषता नीला है। कृष्ण सर्प, सर्प का विशेषता यानी दूसरे पद का जो गुण हो, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण अगर दिखाई दे, गुणवाचक विशेषण, अगर विशेषण जानते होंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। गुणवाचक विशेषण अच्छा बुरा, काला पीला नीला, किसी तरह से, जैसे कुपुत्र बुरा पुत्र, कुत्सित पुत्र जिसको कहते हैं, सुपुत्र सुंदर पुत्र, इस तरह का अगर अच्छाई बुराई की बात आए, अगर दिखाई दे विशेषता, तो समझ जाएंगे इसका मतलब कर्मधारय समास। एकदम बढ़िया से समझिएगा। और इसका कहा जाता है कि अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान से तात्पर्य क्या है कि जो जिसके कोई पद प्रधान ना हो, तीसरा पद प्रधान हो, यानी जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान मतलब प्रधान, कोई भी प्रधान ना हो, कोई तीसरा, तो जब कहा जाता है कि जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं उसे बहुब्री समास कहते हैं। दो पद मिले और किसी तीसरे का अर्थ दे, जैसे 10 आनन, अलग अलग हैं तो अलग अलग अर्थ है, एक साथ जुड़ते ही 10 आनन कहते ही हमारा दिमाग रावण की तरफ, तो कहते 10 है आनन जिसके, विग्रह करते किसी तरफ इशारा करते, कोई व्यक्तिगत पहचान, यानी यह हमेशा व्यक्तिगत पहचान जिसको योग रूढ़ पद कहते हैं, यह किसी अन्य की तरफ इशारा करेगा। जैसे कहते चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी वह गुण होने के कारण। कहने का मतलब है कि जब दोनों पद मिले हैं तो वह तीसरे का अर्थ देने लग जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वह लक्षण के आधार पर उनका नाम पड़ा, लक्षण के, यानी रावण के पास 10 सिर 10 आनंद था, 10 मुख था, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा, माने रावण का नाम 10 आनंद पड़ा। उसे जैसे लंबोदर कहते हैं, तो उनका पेट बड़ा है, तो उनका पेट बड़ा होने का उनका नाम पड़ गया लंबोदर। ऐसे गजानन, उनके हाथी का मुख है इसलिए उनको गजानन कहते थे, यानी किसी तीसरे की तरह। जैसे त्रिनेत्र कहा गया तो क्यों कहा गया, संख्या दिख रहा है, द्विगु समास संख्यावाचक, लेकिन वह किसी व्यक्ति की विशेषता, अगर वही कहते त्रिभुज तो किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, 3 भुजाओं का समूह है, लेकिन त्रिनेत्र भगवान शिव के पास है, वो उनका नाम है। ऐसे नीलकंठ, जबकि दिख रहा नीला कंठ, नीला विशेषता कर्मधारय होना चाहिए, कर्मधारय विशेषण, लेकिन विशेषण ना होकर के नीलकंठ, वह हम लोगों के लिए पूरे जहर को पी गए, हम लोगों की यानी सृष्टि की रक्षा करने के लिए जहर को पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका नाम ही पड़ गया नीलकंठ। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, जैसे भगवान विष्णु या कृष्ण की बात करेंगे तो उनके हाथ में चक्र है, अब उनको चक्रपाणी कहते हैं, उनका नाम है। ऐसे ही माँ सरस्वती के हाथ में बीड़ा दिखता तो हम लोग उनको बीड़ा पाणी कहते हैं। तो जब किसी के माने लक्षण के आधार पर उसका नाम पड़ गया, और जो व्यक्तिवाचक हो, यानी बहुब्री समास हमेशा व्यक्तिवाचक होता है। तो इस प्रकार ये 6 समास है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में आएगी आप लोग कमेंट करिएगा, हम दूसरी वीडियो, फिर कोई समस्या दिखाई देगी, आप नहीं समझ में आएगा, कोई बात समझ में दिक्कत कर रहा हो समझने में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से दूसरा आपके आधार पर समझाएंगे। फिलहाल बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, बहुत कम समय में मैं समझाया हूँ, ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए, आप अपने लिए नहीं करें लेकिन मेरे लिए। आप अगर लाभान्वित हों तो अपने इष्ट मित्रों को भी लाभान्वित करिए, और अगर लाभ न पहुंचे, अगर मेरे शब्दों से किसी को कहीं कोई कष्ट पहुंचे
तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैं नहीं कहूँगा आपसे परेशान होने के लिए, लेकिन अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर करिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।